Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का 6 वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के हम 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल स्टेट की थ्योरी, रिवोल्यूशनरीज, लिबरलिज्म, इन सब की बात की है। इसकी प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में यानी कि 5th वीडियो लेक्चर में हमने द रिवोल्यूशनरीज के बारे में, साथ ही साथ एज ऑफ रिवोल्यूशंस और रोमांटिसिज्म का इंट्रोडक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म को बहुत ही डिटेल में कि रोमांटिसिज्म क्या था और कैसे हुआ, और तो हम ये भी देखेंगे कि नेशनलिस्ट फीलिंग म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू कैसे डेवलप की गई। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी रोमांटिसिज्म की, रोमांटिसिज्म क्या होता है, उसमें हमने देखा कि साइंटिफिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है रोमांटिसिज्म, यानी कि साइंस वाले फैक्ट्स को, साइंस वाले रीजंस को न मानने वाला, जो फीलिंग्स को मानता है, इमोशंस को मानता है, वही क्या कहलाता है, रोमांटिसिज्म वाला कहलाता है। यानी कि रोमांटिसिज्म जो है वो जस्ट अपोजिट है किसके, साइंटिफिक चीजों के। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे रोमांटिसिज्म यूरोप में डेवलप हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, उस सब की बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, रोमांटिसिज्म क्या है, इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप्ड a specific form of nationalist sentiment। सेंटिमेंट का मतलब यहाँ भावनाएं, फीलिंग्स है ना, उससे मतलब है। सेंटिमेंट का मतलब क्या है पर फीलिंग्स का मतलब, सेंटिमेंट मतलब फीलिंग्स। जी हाँ, तो क्या है रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मोमेंट है। कल्चरल मोमेंट है मतलब एक पूरी संस्कृति में बसा हुआ है, यानी वहाँ के सारे लोग, मैक्सिमम लोग यही फॉलो कर रहे हैं और इस तरह के कल्चर को दूसरों को फॉलो करने के लिए बताया भी जा रहा है। यानी कि रोमांटिसिज्म एक थॉट नहीं रह गया, अब वो एक कल्चरल मोमेंट बन चुका है। कहाँ पर? यूरोप में। जी हाँ, it was a cultural movement that developed a specific form of nationalist sentiment, जिसने क्या किया, एक स्पेसिफिक, एक खास तरह का नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना डेवलप की है किसने, रोमांटिसिज्म में। तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर है कि रोमांटिसिज्म क्या था यूरोप के समय में। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने एक स्पेसिफिक नेशनल फीलिंग डेवलप की है यूरोपियंस के अंदर। जी हाँ, इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप्ड ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसने स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया यूरोपियंस के अंदर। दूसरी बात, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। इसके पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था रोमांटिसिज्म के कि जो भी पोएट्स थे, फिलोसोफर थे, जो रोमांटिक तरह के नॉवेल्स, पोएम्स, पोएट्स वगैरह लिखा करते थे, तो उन्होंने बताया कि साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर बेस होता है, साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ रीजंस के ऊपर बेस होता है, जबकि हमारे डेली लाइफ में हमें किसी चीज को अचीव करने के लिए इमोशंस की भी आवश्यकता होती है। यानी हम हमेशा दिमाग से नहीं सोच सकते, हमें कई बार दिल से, मन से भी सोचना होगा, हमें फीलिंग्स को इन्वॉल्व करना होगा किसी चीज को हासिल करना है। तो यही बात कौन कर रहा है, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स लोग भी कह रहे हैं। वो किसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, साइंस के ग्लोरिफिकेशन को, यानी साइंस को ही बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई, बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना, साइंस को ही सारा वैल्यू दे देना, ये चीज गलत है। किसके हिसाब से? फिलोसफर से, जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, उनके हिसाब से। इसलिए उन्होंने क्या किया, साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। तीसरी बात, they favored emotions and feelings to develop a sense of collective belonging और nation state। जी हाँ, उन्होंने क्या किया, दे फेवर्ड, वो किसका पक्ष लेते थे, वो फेवर में आते थे, किसके फेवर में जाते थे, इमोशंस और फीलिंग्स के, वो ना कि साइंस के। वो साइंस के फेवर में नहीं जाते थे। जो भी रोमांटिक पोएट्स या आर्टिस्ट थे, वो लोग साइंस को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, साइंस को क्रिटिसाइज करते थे, और किसके फेवर में जाते थे, फीलिंग्स के, इमोशंस के ना, वो सेंटिमेंट्स को ज्यादा मायने रखते थे। उनका मतलब था कि सेंटिमेंट्स से, फीलिंग्स से हम ज्यादा नेशनलिज्म ला सकते हैं, ज्यादा पेट्रियोट बन सकते हैं, हमें फैक्ट्स और रीजंस को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बार बार उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ये किसका मानना है, हमारे आर्टिस्ट का, पोएट्स का, फिलोसफर्स का। हमारे मीन्स उस वक्त यूरोप में जो फिलोसफर हुआ करते उनकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने, तो आपके सामने क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं आपको, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है, वन वर्ड में भी, कि हु फेवर्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस इंस्टेड ऑफ साइंस।
जी हाँ, साइंस की जगह पर किसने फेवर किया इमोशंस और फीलिंग्स को? तो आर्टिस्ट एंड पोएट्स, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स। जी हाँ, और आपको बताना होगा कि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स ने किसे क्रिटिसाइज किया? तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को क्रिटिसाइज किया। किसे फेवर किया? तो फीलिंग्स एंड इमोशंस को फेवर किया। तो यहाँ पर कई सारे सवाल बनते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखते चलना है, क्योंकि पिछले साल से पैटर्न चेंज होगा एग्जाम का। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 20 क्वेश्चन जो वन वर्ड वाले होते हैं। कई बार आपको बुक में से कुछ पैराग्राफ उठाकर दे देगा और बोलेगा कि इसको पढ़िए और इसके आंसर लिखिए। कहीं से भी रैंडम बुक में से कहीं से भी कोई लाइन उठा सकता है। तो चैप्टर का हर एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस ढूंढेंगे कि कैसा क्वेश्चन पे बन सकता है और उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ आपके सामने क्लियर है कि रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने किसको फेवर किया? फीलिंग्स एंड इमोशंस को। दे फेवर्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस। दे क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। तो समझ में आपको, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को क्रिटिसाइज किया है और फीलिंग्स और इमोशंस को क्या किया है? फेवर्ड किया है, ताकि क्या बनाया जा सके? नेशन स्टेट बनाया जा सके। यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस ही नेशन स्टेट बना सकती हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस से नेशन स्टेट नहीं बना सकता, ऐसा मानना है रोमांटिक पोएट्स और आर्टिस्ट का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रोमांटिक जर्मन फिलोसफर। एक यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, आपको अगर एग्जांपल देने की बात है फिलोसफर की, कौन है रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाला फिलोसफर, तो आपको नाम देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये 1744 से 1803 तक था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ये ऐसा जर्मन फिलोसफर था, रोमांटिक फिलोसफर था, रोमांटिक जर्मन फिलोसफर था, जिसने क्या कहा कि क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कहाँ मिलेगा? कॉमन पीपल मिलेगा। यानी अगर किसी देश के संस्कृति को, सभ्यता को जानना है, आप किसी भी देश की संस्कृति कल्चर को जानना चाहते हैं, तो उस देश के कॉमन पीपल को देखिए। आप उस देश के एकदम जो रईस आदमी होंगे, बड़े लोग होंगे, उनको नहीं देख सकते। जैसे हम फॉर एग्जांपल देते हैं, जो भी बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग होते हैं किसी कंट्री, हमारे इंडिया की कंट्री एग्जांपल लीजिए, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके अंदर हम अपने देश के कल्चर को नहीं देख पाएंगे। अमीर लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वेस्टर्न लाइफ कल्चर ज्यादातर फॉलो करते हैं, तो उनसे हमारे जो कल्चर है, हमारे भारतीय संस्कृति जो है वो उनसे नहीं झलकती है, वो उनसे दर्शा नहीं सकते। यानी उनको देख के हम ये नहीं बता सकते हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। तो यही बात रोमांटिक जर्मन फिलोसफर कह रहे हैं कि अगर किसी कॉमन आदमी को, कॉमन पीपल को देखना है किसी भी देश के, तो उसके कल्चर को आप पता लगा सकते हैं, या फिर उसके कल्चर को पता लगाना है, किसी देश के ट्रू कल्चर को पता लगाना है, तो आप उसे जो क्या कहते हैं उसको कॉमन पीपल होगा, आम आदमी होगा ना, उसको डिस्कवर करते हैं। अमंग कॉमन पीपल ही हम ये सब फाइंड कर पाएंगे। तो आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि अगर किसी देश के ट्रू कल्चर को जानना है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रू कल्चर, टू नो अबाउट ट्रू कल्चर व्हाट वी हैव टू लुक फॉर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लुक फॉर द कॉमन पीपल, अमंग द कॉमन पीपल। यहाँ किसी भी देश के कॉमन पीपल को, आम आदमी की अगर हम बात करेंगे तो ही हम उस देश के ट्रू कल्चर को देख पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया था जर्मनी का, क्योंकि जर्मन फिलोसफर हैं। तो कौन? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये जर्मन फिलोसफर है, जिन्होंने जर्मनी का एग्जांपल दिया कि जर्मनी का ट्रू कल्चर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन पीपल के अंदर ही वो दिखाई देगा। वी कैन डिस्कवर अमंग कॉमन पीपल। अगला पॉइंट, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। और इन पोएट्स ने, इन फिलोसोफर्स ने, सारे लोगों ने क्या किया? नेशन स्टेट की थ्योरी को, राष्ट्रवाद को, पैट्रियोटिक फीलिंग्स को, यानी कि देशभक्ति की भावना को, इसको कैसे दिखाया, कैसे दर्शाया? इन्होंने क्या किया? पॉपुलराइज किया इसको फोक सॉन्ग्स के थ्रू, यानी लोकगीत लिखे, जो भी गाने लिखते थे, जिसको आप भजन वगैरह के नाम से जानते हैं, जैसे भजन होता है, लोकगीत होता है ना, उसमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग डाली किन लोगों ने? इन आर्टिस्ट लोगों ने। और फोक पोएट्री, ये पोएट्री भी करते फोक वाली, तो फोक मतलब लोकगीत, यानी लोगों के द्वारा गांव में जो चलती है, अधिकतर प्रचलित होती है, उसके में। और फोक डांसेस में भी, जो डांस फॉर्म होता है, उसमें भी इन्होंने पैट्रियोटिज्म की फीलिंग ज्यादा दिखाई दी। तो इसी तरीके से इनका मानना था कि डांस, सॉन्ग्स, ना पोएट्री, इन सब से हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं, ना कि साइंटिफिक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। तो यही बात किसने कही है? इसने जो जर्मन कल्चर का फिलोसफर है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इसने कही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है और कैसा है। क्लियर है आपके सामने कि रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जिसने क्या किया? एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फीलिंग या सेंटिमेंट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया लोगों के अंदर। दूसरी बात, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट क्रिटिसाइज करते थे किसको? ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को। और फेवर किसको करते थे? दे फेवर्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक साथ रहना है। फिर नेशन स्टेट की थ्योरी को वो क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं इमोशन और फीलिंग के साथ, जबकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं साइंस को, ठीक है, साइंस के ग्लोरिफिकेशन को।
और तो और इसी का एग्जांपल दिया कि रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर जो है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उसने क्या किया कि कहा कि अगर आपको जर्मन कल्चर जानना है, ट्रू जर्मन कल्चर डालना है, तो आपको एक कॉमन पीपल के अंदर देखना होगा। कॉमन पीपल के अंदर ही वो ट्रू कल्चर मिलेगा, किसी आम आदमी, बहुत बड़े आम आदमी के अंदर ही मिलेगा, बड़े आदमी के अंदर नहीं मिल सकता वो कल्चर। और उन्होंने कहा कि किसी भी देश में अगर किसी भी देश में नहीं, उन्होंने कहा कि ट्रू स्पिरिट जनरेट करना है, यानी नेशनलिज्म की फीलिंग, सच्ची भावना अगर डेवलप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोएट्री वगैरह, डांसेस, फोकलोर्स है ना, इन सब के थ्रू डेवलप करना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी रोमांटिसिज्म की। अब हम बात करेंगे कि म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज हुई है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, नेशनलिज्म थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बात करनी है कि नेशनलिज्म म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू कैसे डेवलप हो सकता है और कैसे हुआ यूरोप में, कैसे म्यूजिक और लैंग्वेज को एक मीडियम बनाया गया नेशन स्टेट को डेवलप करने के लिए। जी हाँ, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, पोलैंड कीप नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड एक ऐसा नेशन है जो इंडिपेंडेंट नहीं रह गया था, पोलैंड को कब्जा कर लिया गया था। आप इसको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि पोलैंड को किसने कब्जा कर लिया था ना। तो पोलैंड एक ऐसा नेशन है जो इंडिपेंडेंट तो नहीं रह गया, जिसके ऊपर गुलामी है, जिसको गुलाम करके कैप्चर करके रखा गया है, इन्वेड करके रखा गया है, लेकिन फिर भी पोलैंड ने अपने कल्चर को खत्म नहीं होने दिया। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, भले ही अब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल रहा, लेकिन हम फिर भी हम इंडियंस ने अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को खोने नहीं दिया। आज भले ही हमारे कल्चर में वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव है, लेकिन हमारा कल्चर आज भी मिटा नहीं है, हमारा कल्चर आज भी खत्म नहीं हुआ है। भले स्लो डाउन हो गया लेकिन खत्म नहीं है पूरी तरह से। तो बिल्कुल सेम इट इज को इसने किया, पोलैंड ने भी किया है। पोलैंड ने अपने कल्चर को खत्म नहीं होने दिया, उसने अपने कल्चर को, अपने नेशनलिज्म को एक तरह से हम कह सकते हैं कैसे अलाइव रखा, कैसे जिंदा रखा, म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यानी आज भी पोलैंड में म्यूजिक किसकी चलती होगी, पोलैंड वालों की, उस एरिया की। भले ही कोई इन्वेडर करके आया है बाहर से, विदेशी है, तो उसका नहीं चल रहा है, अभी पोलैंड का ही चल रहा है, उसका ही म्यूजिक, उसका ही लैंग्वेज चल रहा है पूरी तरह से। दूसरी बात, अगर इसी को हम एग्जांपल देखना चाहें कि कैसे पोलैंड ने म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को नेशनलिज्म के दायरे में रखा, अपने आप को नेशनलिस्ट बनाए रखा, अपने यहाँ से देशभक्ति, नेशनलिज्म की फीलिंग मिटने नहीं दी। कैसे ये हुआ, कैसे किया, तो एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कैरोल करन्सपिंग। ये क्या नाम है, कैरोल करन्सपिंग सी, क्या जो भी आप देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में यहाँ एन साइलेंट होता है, तो भी कैरोल करन्सपिंग जो है सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। ये एक आर्टिस्ट है, नेशनलिस्ट भी है, राष्ट्रवाद की फीलिंग इनके अंदर है और ये नेशनलिस्ट भी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक अपने मतलब आर्टिस्ट हैं, अपना स्टूडियो चलाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स आयोजित कराते हैं, उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि ओपेरा वाला प्रोग्राम हो गया। ओपेरा आपने समझा, ओपेरा किसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल सॉन्ग होता है, जिसमें कुछ आप देखेंगे लोग बैठ के वो गाना गाते करके, कुछ भी हारमोनियम वगैरह जो गाना गाते हैं, उस तरह का जो सॉन्ग होता है वो क्लासिकल हमारे यहाँ है। तो वैसा ही कुछ सॉन्ग उधर इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेजेस में डेवलप किया जाता है, वो लोग उसी तरह से गाते हैं और स्टेज पे बैठ के कुछ आर्टिस्ट लोग, सिंगर लोग, म्यूजिशियन लोग गाते हैं इस बात को और बाकी लोग देखते हैं। इसे ओपेरा कहा जाता है शो को, है ना, अक्सर आपने मूवीज में देखा भी होगा। तो कैरोल करन्सपिंग जो है, उन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया थ्रू दिस ओपेराज एंड म्यूजिक। उन्होंने अपने ओपेराज और म्यूजिक के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखा है। उनके ओपेरा में उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग की सॉन्ग डाले होंगे। मान लीजिए ऐसा सॉन्ग जो पैट्रोटिक हो, म्यूजिक ऐसा जो नेशनलिस्ट म्यूजिक हो, जो देशभक्ति वाला म्यूजिक हो, डीजे वीजे सॉन्ग नहीं, पार्टी सॉन्ग नहीं। टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका, ये वहाँ का फोक डांस है, यानी कि वहाँ का लोक नृत्य है। जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे कि भांगड़ा पंजाब का है, और जो मराठी महाराष्ट्र का लावनी होता है, गुजरात का वो डांडिया वगैरह जो फेमस है ना इतना, तो बिल्कुल वैसे ही पोलोनाइज और मजूरका, ये दो फोक डांसेस हैं जो कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं। इसको इन्होंने, कैरोल करन्सपिंग ने क्या किया, इसको एकदम नेशनलिस्ट बना दिया, यानी इसको भी सिंबल बना दिया कि हमारे देश का यही डांस फॉर्म जो है वो आइडियल है, यही हमारे देश के लोग का आइडियल डांस है, मैक्सिमम लोग इसी डांस को करते हैं, हमारे देश की पहचान है। ऐसा पोलैंड का पहचान बनाया किसने, कैरोल करन्सपिंग ने। ठीक, और तो और नेशनलिस्ट सिंबल की तरह देखा जाने लगा इन दोनों डांस को। इन्होंने अपने ओपेराज और म्यूजिक में नेशनलिस्ट फीलिंग तो डाला ही डाला, साथ ही साथ उनकी दो डांस फॉर्म जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका को इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में पेश कर दिया। यानी पूरे देश में क्या किया गया, पोलैंड के नेशनल सिंबल के तौर पे देखा जाना कि फोक डांस को, पोलोनाइज और मजूरका को। तो ये बात हो गई किसकी, नेशनलिस्ट सिंबल की, किसके थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू, फोक म्यूजिक के थ्रू। किसने लाया है, तो कैरोल करन्सपिंग ने। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, खासकर हम बात करेंगे पोलैंड वासियों के ना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पोलोनाइज और मजूरका क्या है, तो फोक डांस है ना। कैरोल करन्सपिंग कौन थे, तो ये एक नेशनलिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने क्या किया है, नेशनलिस्ट फीलिंग को अपने
अपने म्यूजिक और ओपेरास के थ्रू सेलिब्रेट किया है, जिंदा रखा है, उसको अलाइव रखा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। क्लर्गी के बहुत लोग, यानी क्लर्गी मतलब समझ पा रहे होंगे क्लर्गी कौन थे, है ना, पढ़ चुके प्रीवियस क्लासेस में। तो जो भी क्लर्गी वर्ग के लोग थे, क्लर्गी क्लास के मेंबर्स थे, उन लोगों ने पोलैंड में क्या किया, लैंग्वेज को ही एक मीडियम बना लिया कि लैंग्वेज ही हमारा हथियार है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज जो हमारा मीडियम है, मतलब हम उसी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, किसी दूसरे लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, और उसी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी फीलिंग्स को दिखाएंगे, यानी वो हमारा लैंग्वेज आइडियल होगा। वो हमारे जैसे कोई एक लैंग्वेज हमारे लिए राष्ट्रभाषा हो जाती है, उसके प्रति हम इमोशनल होते हैं। तो वैसे ही इन पोलैंड वालों ने भी क्या किया, क्लर्गी जो सोसाइटी है पोलैंड की, उन्होंने भी क्या किया, लैंग्वेज को एक वेपन बना लिया, हथियार बना लिया नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस के लिए। यानी रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी दूसरों को अपोज करने के लिए भाषा को आधार बना लिया। किसने, पोलैंड वालों ने, कि अगर तुम दूसरी भाषा का अपोज करो तो हम ये हमारी भाषा, हम इस भाषा को बेस बना के तुम्हारा अपोज करेंगे गवर्नमेंट का। ठीक, द यूज ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और तो और पोलिश लैंग्वेज को रशियन डोमिनेंस का सिंबल देखा जाने लगा, यानी रशिया का अपोज करने के लिए पोलैंड वालों ने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि हम पोलैंड है, पोलिश बोलेंगे, तुम रशिया हो, तुम रशियन भाषा पे थोप नहीं सकते हो, भले तुम हमारे देश पे कब्जा कर लो, पोलैंड पे कब्जा कर लो, लेकिन तुम हमारी भाषा हमसे छीन नहीं सकते, हमारा कल्चर नहीं छीन सकते, तुम हम पर अपने ही भाषा रशियन भाषा पे थोप नहीं सकते। ऐसा अपोज किया गया किसके द्वारा, पोलिश लोगों के द्वारा, किसके प्रति, रशियन डोमिनेंस के प्रति, ना, रशिया के प्रति। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेज और म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखने में, या फिर एक म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू भी हम नेशनलिज्म की थ्योरी या नेशन स्टेट की थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर सीखने मिलता है। तो वो यहीं पर हमने देखा कि पोलैंड ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखा, किसके थ्रू, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। एग्जांपल हमने देखा, कैरोल करपेंस्की जो है, ये आर्टिस्ट है, इन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनलिस्ट स्ट्रगल को कैसे, अपने ओपेरास और म्यूजिक के थ्रू। इन्होंने जो फोक डांसेस थे पोलैंड के, जैसे कि पोलोनाइज और मजूरका, इसको आइडियल डांस, नेशनली सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था इसको, है ना, पूरे देश के लिए। बहुत से क्लर्गी लोगों ने तो पोलिश को क्या मान लिया, एक वेपन बना लिया, पोलिश लैंग्वेज को वेपन बना लिया, किसके लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए, स्ट्रगल के लिए, हथियार बना लिया कि हम लैंग्वेज को बेस बना के लड़ेंगे, लोगों का अपोज करेंगे। और तो और पोलिश जो लैंग्वेज है एक सिंबल बन गया किसका अपोज करने के लिए, रशियन डोमिनेंस का अपोज करने के लिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कैसे नेशनलिस्ट म्यूजिक, नेशनलिस्ट लैंग्वेज जो है एक सिंबल बन गया नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए, ना, नेशनलिज्म थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, इस तरह से हम समझ पा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हंगर हार्डशिप। जी हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यूरोप में लोग भूखे भी मर रहे थे और उस वक्त बहुत कड़ी मेहनत भी कर रहे थे और साथ ही रिवॉल्ट भी लड़ रहे थे। यानी यूरोप में वो समय आज़ादी की लड़ाई लड़ने का भी था, यानी नेशन स्टेट बनाने का, तो लोग को आज़ादी की लड़ाई भी लड़ना है, लेकिन देश में महामारी फैली है, परेशानी है, खाने की दिक्कत है, और तो और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है, यानी रिवॉल्ट भी लड़ना है, भूखे भी हैं, हंगर भी है, और कड़ी मेहनत भी करनी है, हार्डशिप भी करनी है। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं, चलिए डिटेल में। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कैसे यूरोपियन लोग हंगर यानी भूखे रहकर कड़ी मेहनत कर रिवॉल्ट लड़ रहे थे। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, भूखे थे लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत कर रहे थे और रिवॉल्ट लड़ रहे थे पूरे यूरोप को नेशनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी को हम आज जानने वाले हैं कि कैसे पूरे यूरोप में जो भी लोग थे, कॉमन लोग हो या फिर दूसरे लोग, वो सब किस कंडीशन में जी रहे हैं, कौन उसमें से हार्डशिप कर रहा है, कौन भूखे रह रहा है और कौन लोग रिवॉल्ट में लड़ रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, 80s-30 जो ऐसा समय है, 80s-30 का जो टाइम पीरियड है ना, वो ऐसा समय है जो ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप रहा है यूरोप में। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस समय में 1830s के समय में इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप की, पूरे यूरोप की ही लगभग कुछ खास अच्छी नहीं थी। यानी इकोनॉमिक कंडीशन की खराबी 80s से ही शुरू हुई थी, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही जस्ट शुरुआत हो गया था। यानी 80-30s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कड़ी आर्थिक मेहनत का दौर था यूरोप में। यानी लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डशिप करते थे, बहुत मेहनत करते थे ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके। यूरोप में कहाँ होता था ये, 80-30s में। दूसरी बात, देयर वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ज्यादा। देयर वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ऑल ओवर द यूरोप। ऑल ओवर यूरोप में, पूरे यूरोप भर में फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी के पहले आधे सालों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ पूरे यूरोप में। ना सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे यूरोप में
पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा इनॉर्मस पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है, वरना प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, जिसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी बोल देते हैं। आप इसके बारे में भी जानते हो, पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। और तो और पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। आप अक्सर जानते हो कि जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो गांव के लोग अधिकतर कहाँ शिफ्ट होने लगते हैं, शहरों में। किस ऑप्शन अपॉर्चुनिटी में, ऑप्शन में कि वहाँ जॉब मिलेगा। शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं, शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ सेल्समैन की जॉब, फैक्ट्रीज में मजदूर की जॉब मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद में गांव की मैक्सिमम पॉपुलेशन, रूरल एरियाज की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ माइग्रेट कर गई, कहाँ जाने लगी, पलायन कर गई, ओवरक्राउडेड स्लम्स में। ओवरक्राउडेड मतलब हद से ज्यादा भीड़। और स्लम को आप जानते हो, झोपड़पट्टी वाले इलाके को क्या कहते हैं, स्लम्स कहते हैं। झोपड़पट्टी वाला इलाका क्या कहलाता है, स्लम्स कहलाता है। तो जो भी रूरल एरियाज की पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई है शहरों में, रूरल से आ गई है अर्बन एरियाज में, और कहाँ रहने लग गई है, ओवरक्राउडेड स्लम्स में। यानी स्लम्स पहले से क्राउडेड थे, ओवरक्राउडेड, अब वो और ओवरक्राउडेड हो चुके हैं क्योंकि अब और भी पॉपुलेशन आ गई रूरल एरिया से। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन। और ये तो हम बात कर लिए नॉर्मल पीपल्स की, यानी जो लेबर है, कॉमन पीपल है, गरीब लोग हैं, उनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स, मिडिल क्लास लोगों की। यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी कंडीशन कुछ खास नहीं है, उनको भी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। दे हैव टू ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। जी हाँ, यूरोप में सस्ते मशीनों से बना सामान आने लग गया, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाते थे, वो हैंडमेड चीजें बेचते थे। अब उनके हैंडमेड चीज कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि मशीन से बना हुआ सस्ता है, हाथों से बना हुआ महंगा है, तो टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए महंगा है, तो अधिकतर लोग वो खरीद नहीं रहे। ये मशीन मेड गुड्स कहाँ से आ रहे थे, इंडस्ट्री डेवलप्ड इंग्लैंड से। जी हाँ, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, वहाँ पे खूब सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड से मशीन से बना हुआ सामान इंपोर्ट होता था यूरोप में, और जिसकी वजह से यूरोप के लोग जो थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि यूरोप के लोगों को अब इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं और अच्छे भी हैं, फिनिश भी अच्छा है। जबकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है यूरोप के दूसरे पार्ट के, वो लोग हैंडमेड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बना रहे हैं हैंडमेड, तो उनके हैंडमेड सामान को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी सामना करना पड़ रहा है परेशानी का, दिक्कत का, हार्डशिप का। बट इन दोज एरियाज, बट उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं जगहों पर, उसी समय और उन्हीं कंडीशंस में गरीबों और मिडिल क्लास तो भुगत रहे हैं, लेकिन अमीर लोग, बट अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। अरिस्टोक्रेसी के पास, अमीर लोग के पास, जो समाज में सताने वाले लोग हैं, है ना, जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो लोग अभी भी पावर इंजॉय कर रहे हैं। दे स्टिल इंजॉयड पावर, है ना, अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। जबकि while peasants struggle under the burden of feudal dues, जबकि जो पीजेंट लोग हैं, मजदूर वर्ग जो है, गरीब किसान का जो वर्ग है, वो क्या कर रहा है, बोझ के तले दबा हुआ है, बोझ के तले, यानी कर्ज का बोझ है उसके ऊपर, फ्यूडल ड्यूज, यानी उसके ऊपर कर्ज है, लोन है ना, किसके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, गरीब मजदूरों के ऊपर। जबकि एरिस्टोक्रेसी पावर एंजॉय कर रही है, उसी समय गरीब जो है बोझ के कर्ज के तले दबा है, एंड एब्लिगेशन, उसके ऊपर भार है, बोझ है ना, इल्जाम है उसके ऊपर, किस चीज का, गरीबी का। तो ये सारी चीजें हमें समझने मिल रही, देखने मिल रही, कहां पर, यूरोप में। तो क्या कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि 80s-30s में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हार्डशिप, कठोर थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी यूरोप में। क्या हुआ, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, देयर वाज इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के हाफ तक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी। फिर हमने देखा कि पॉपुलेशन जो बढ़ी हुई है, वो पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती थी, वो माइग्रेट कर गई है सिटीज में, है ना, जिससे वो कहाँ रह रही है, ओवरक्राउडेड स्लम्स में। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। ओवरक्राउडेड स्लम्स, और इनकी उम्मीद क्या थी कि क्या मिलेगा वहां जाने से, जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की, रोजगार की, ठीक। और तो और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दे हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स व्हिच वर प्रिपेयर्ड इन एडवांस्ड इंग्लैंड। जी हाँ, एडवांस इंग्लैंड में जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, एडवांस इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इंग्लैंड है, उसमें जो चीजें बनी हैं, उस मशीन वाली चीजों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड में। लेकिन उसी समय पर जो एरिस्टोक्रेसी है, बट इन दोज एरियाज एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर,
एरिस्टोक्रेसी के पास अभी भी पावर है उन्हीं एरियाज में, जबकि जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज है, उनके ऊपर कर का बोझ है, कर्ज का, और वो क्या कर रहे हैं, ऑब्लिगेशंस यानी बाहर से घिरे हुए हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि पूरे यूरोप में हंगर गरीबी है, हार्डशिप है, रिवॉल्ट भी है, यानी गरीबी तो फैली है, साथ ही साथ लोग कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि उस गरीबी से निकल पाएं और रिवॉल्ट कर पाएं और देश को नेशन स्टेट में, पूरे यूरोप को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर पाएं। तो ये हम देख पा रहे हैं। अभी जो भी हमने टॉपिक पढ़े, रोमांटिसिज्म में टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कैसे फिलोसफर ने कंट्रीब्यूट किया। हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिस्ट फीलिंग जो है म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू कैसे लाएगी। हमने उसमें भी देखा कि जो नॉर्मल पीपल है वो सारे के सारे लड़ना चाहते हैं, वो सब कंट्री में रिवॉल्ट करना चाहते हैं और वो कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन परेशानी वाली दिक्कत ये है, बात ये है, दिक्कत ये है कि वहां पर हंगर यानी भूखमरी और हार्डशिप का समय चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लोग ही रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, फूड नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। तो पहले अपना पेट भरेगा इंसान या फिर रिवॉल्ट में लड़ने जाएगा मार्च में ना, पहले अपनी फैमिली को फीड करेगा, उसके लिए वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत करता है, जॉब करता है ताकि वो क्या कर सके, पैसा इकट्ठा करे, अपनी फैमिली को खिलाए। उसके बाद वो कहाँ जाए, रिवॉल्ट में भी जाए ताकि देश में नेशनल स्टेट को बनाया जा सके, पूरे यूरोप को नेशनल स्टेट में कन्वर्ट किया जा सके। ये सारा वर्क, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, तो यूरोप में हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोमांटिसिज्म क्या है, नेशनलिस्ट फीलिंग थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यूरोप में हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट कैसे साथ साथ चल रहा है। तो ये सारी बातें हमने आज पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे का टॉपिक हम अपने आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच पाए। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।